जो टास्क मुझे ज़िशान ने दिया, दैट इज विद रेफरेंस टू ओवरव्यू ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स को जो है वो लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कन्फेस, ये बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है बैठ के लेक्चर देना, क्योंकि जिंदगी में कभी मैंने बैठ के कोई ट्रेनिंग या कुछ भी नहीं किया। आई होप पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है। काम करना स्टार्ट करते हैं जी आज के इस लेक्चर के लिए, जो कि है एन ओवरव्यू ऑफ क्रिमिनल लॉ बाय मियां अली हैदर। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। एज लॉन्ग एज आप इस प्रोफेशन के अंदर मौजूद है, इस स्टेटमेंट को अपने पल्ले बांधो एंड यू विल लर्न अ लॉट। और वो स्टेटमेंट ये है, यू विल नेवर लर्न until and unless you're willing to unlearn what you have already learned, क्योंकि तभी आपका दिमाग कंड्यूसिव होता है, तभी आपका दिमाग रिसेप्टिव होता है नई चीजों को सीखने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जब तक आप इस प्रोफेशन में हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट बने, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने, अच्छी पोजीशंस पे जाएं, इस स्टेटमेंट को हमेशा अपने पल्ले आपने बांध के रखना है, यू विल लर्न अ लॉट। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अमूमन अगर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एवेल्युएशन की जाए तो ये उस एरिया ऑफ लॉ को डील करता है जहां पे क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू द फील्ड। और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को समझने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। द नंबर वन इज योर सब्सटैंटिव लॉ, the second one is your procedural law, the third one is adjective law. One by one मैं dissect करता जाता हूं। एक इक्विटी का बड़ा फेमस मैक्सिम है, ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy। आपका जो सब्सटैंटिव लॉ है ये राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज के ऊपर बेस करता है। फॉर इंस्टेंस, आप सबका राइट टू लाइफ है और कोई बंदा इस राइट को सलब नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा, ही इज गोइंग टू बी लायबल फॉर दैट। हम सब एज अ मुआशरा, हमारी ऑब्लिगेशन है इस बात को रिस्पेक्ट करें, एक्नॉलेज करें कि हर किसी का राइट टू लाइफ है, और रियासत की ये जिम्मेदारी है इस बात को इन्फोर्स करें कि आपका राइट टू लाइफ है। तो इन दैट सिनेरियो राइट को समझने के लिए बहुत जरूरी है, ड्यूटीज को समझना बहुत जरूरी है, ऑब्लिगेशंस को समझना बहुत जरूरी है, लाइबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट विल कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान पीनल कोड। ये बताता है आपका राइट टू लाइफ है, ये बताता है आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ये बताता है आपका राइट टू पर्सन है। तो सब्सटैंटिव लॉ चाहे दीवानी साइड पे हो चाहे फौजदारी साइड पे हो, दैट इज द लॉ विच डील्स विद ऑल दीज फोर पिलर्स। इसके साथ साथ एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ आपको ऐसा मैकेनिज्म देगा जो कि आपके राइट्स को, ड्यूटीज को, ऑब्लिगेशंस को, लायबिलिटीज को अदालत में गवर्न करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो फर्ज करो मेरे साथ चोरी हो गई थी, अब मैं क्या करूं? ये आपको सब्सटैंटिव लॉ नहीं बताएगा। सब्सटैंटिव लॉ क्या बताएगा? हां, आपके साथ चोरी नहीं होनी चाहिए थी, अब चोरी हो गई तो अब क्या करना है, वो आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, आपका प्रोसीजर लॉ। मैं बहुत बेसिक रखूंगा, इनकी डिटेल लिटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहे। सो गोइंग फर्दर, द थर्ड पिलर इज एडजेक्टिव लॉ। एनीवन हु नोज व्हाट इज एडजेक्टिव लॉ? एडजेक्टिव लॉ, लो, एडजेक्टिव लॉ कहा जाता है ऐसा लॉ जो सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को कॉम्प्लीमेंट करता हो। कानून शहादत, ऑर्डिनेंस 1984, वो आपको बताता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या चीज होती है, वो आपको बताता है एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, वो आपको बताता है लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, वो आपको बताता है लोडेड क्वेश्चन क्या होता है। सो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है एट द सेम टाइम सब्सटैंटिव लॉ को भी, प्रोसीजरल लॉ। दूसरा, इसी से क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अगर आप देखें तो हमारे यहां क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स, और उसके ऊपर मुंतजर ने भी ऑलरेडी आपका एक लेक्चर लिया, बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ ग्लिम्प्स ऑफ दैट। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमारे यहां प्रोसीजरली
थ्री टीयर लीगल सिस्टम। एक डिबेट में पढ़ा जा सकता है बट इट इज अबव योर लेवल कि इस डिबेट में हम अभी जाएं कि थ्री टीयर होना चाहिए, टू टीयर होना चाहिए, सिंगल टीयर होना चाहिए, बट हमारे यहां प्रोसीजरली थ्री टीयर लीगल सिस्टम है। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 6 है आपके सामने, जो आपको बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स क्या, सेक्शन 6 कहता है हाई कोर्ट के साथ साथ आपके पास कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट होगी और कोर्ट ऑफ सेशंस होगी। एक कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स है, एक कोर्ट ऑफ सेशन। अब एक सवाल यहां पे दिमाग में ये आता है कि सर हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सा जुर्म मैजिस्ट्रेट ने ट्राई करना है, कौन सा जुर्म कोर्ट ऑफ सेशंस ने ट्राई करना है, और उसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स को देखते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन सेक्शन 6 सीआरपीसी के तहत होती है और इसकी पावर्स का तयन सेक्शन 30 के अंदर प्रोवाइडेड है। ऑनवर्ड्स जो सेक्शन है सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट्स, और उसके अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। और इस जुरिस्डिक्शन का तयन आपके सामने आ जाता है। इस जुरिस्डिक्शन का तयन इस बात से होता है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, कहां तक सजा दे सकता है और कितनी सजा देगा। दैट्स द थिंग जो आप मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स में देखते। बट एक सवाल मेरे दिमाग में फिर भी आया कि सर हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि एक मैजिस्ट्रेट कौन सा जुर्म ट्राई कर सकता है। अगर आप मेरे से पूछें तो सीआरपीसी में सेक्शन के अंदर कहीं अवेलेबल नहीं। इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल या स्केड्यूल, वॉट एवर यू मे प्रोनाउंस इट, सेकंड शेड्यूल। उसमें उन्होंने क्या किया है, कॉलम्स बनाए हुए, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर उन्होंने बता दिया ये जुर्म है, और उसके बाद कौन सी कोर्ट इसको ट्राई कर सकती है, उसकी जुरिस्डिक्शन बता दी गई है कि इसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट करेगी। बट देयर इज अनदर कंफ्यूजन देयर। बहुत सारे जराइम ऐसे भी हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन के बारे में सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी, लेकिन उसको ट्राई कौन करता है, मैजिस्ट्रेट। जिसकी क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सेक्शन 324 है, अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल। अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अगर आप सीआरपीसी के उस शेड्यूल को देखेंगे तो वो कहता है कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशंस। लेकिन उसका एक्चुअली ट्रायल होता कहां पे है, दैट इज कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। सो उसके अंदर आगे फर्दर डिबेट है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशल पावर्स दे सकती है मैजिस्ट्रेट को कि किसी भी ऑफेंस को ट्राई कर सके, तो वो वहां पर ट्रायल चलता है। सो दिस इज विद रेफरेंस टू द मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट। कोई भी मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट हर ऑफेंस को ट्राई कर सकती है जिसके अंदर डेथ पेनल्टी नहीं है, लेकिन कोई भी मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट, याद रखिएगा, 7 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकती। कोई भी मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट 7 साल से ज्यादा सजा नहीं सकती। अगर आप 1, 2, 3 को कैटेगराइज करें तो वहां पे मैक्सिमम जुरिस्डिक्शन जो है वो 1 साल, 2 साल और 3 साल है। तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर उन्होंने 7 साल देनी है तो वो कहां से आएगी। उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा सेक्शन 34 है सीआरपीसी का, जिसके अंदर वो बताते हैं कि एक मैजिस्ट्रेट कैन पास एनी सेंटेंस अप टू 7 years एंड नॉट द डेथ। सो हर वो ऑफेंस जिसको वो ट्राई कर सकती है उसकी डेथ सजा क्लासिफाई नहीं होनी चाहिए, उसको वो ट्राई कर सकती है अनटिल एंड अनलेस एक्सक्लूसिवली सेकंड शेड्यूल में वो जुरिस्डिक्शन कोर्ट ऑफ सेशंस को दी गई। यहां पे एक और ट्रिकी सवाल, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अभी मैंने कहा वो 7 साल से
इसका मैकेनिज्म 349 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, 349 सीआरपीसी, और वहां पे वो मैकेनिज्म बताया गया कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट अपनी जुरिस्डिक्शन से ज्यादा सजा देना चाहता है तो वो हिरार्की डिफाइंड है कि वो क्या सजा देगा. सो दिस इज विद रेफरेंस टू मैजिस्ट्रेट. कोरस्पॉन्डिंगली इफ यू लुक एट द ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, अगेन सेकंड शेड्यूल, जो कोर्ट क्लासिफाई कर दी गई कि ये जुर्म सिर्फ सेशन कोर्ट ने ट्रायल करना है तो वो वहां पे ट्रायल चलेगा, जिसमें बिलखसूस सेक्शन 302 आता है, कत्ल के जो ट्रायल्स हैं, मर्डर के जो ट्रायल, डिकेटी विद मर्डर है, उसके बाद क्या कहते हैं और बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो पीपीसी के अंदर प्रोवाइडेड है, जिनका ट्रायल जो कंडक्ट करना है वो कोर्ट ऑफ सेशंस ने कंडक्ट करना. इसके साथ साथ अगर आप देखें हमारे यहां जो कोर्ट ऑफ सेशंस की क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट है, द सेशन कोर्ट इज अ की कंपोनेंट in the heinous crimes. That does not mean the offences which are tried by the court of magistrates are not heinous. They are also heinous, but they are more severe in nature. जिसके लिए मैंने आपको कत्ल की एक एग्जांपल दी. इसके बाद आपके पास आ जाती है हाई कोर्ट्स की क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन. हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एडवर्ब, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. हाई कोर्ट हैज appellate jurisdiction. हाई कोर्ट हैज रिविजनल जुरिस्डिक्शन. याद रखिएगा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि मैडम इफ यू कैन आंसर, कि हमारे पास ज़ाब्ता फौजदारी में सीआरपीसी में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ प्रोसीजर कौन सी है? हाईएस्ट कोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग द मिडिल वन, द हाईएस्ट वन. एनीवन? हाईएस्ट. व्हाई हाई कोर्ट? वेरी गुड. ये एक्सपेरिमेंट 1984 में हमारी जो सीआरपीसी है 1898 वाली, ये बेसिकली इंडियन को प्रोसीजर ही है, लेकिन 1984 में इंडिया ने अपने प्रोसीजर के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ऐड कर दिया हुआ. हमारे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ प्रोसीजर इज द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ प्रोसीजरल कोर्ट, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. सो इस वजह से हाई कोर्ट आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट के पास एपलेट जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट के पास रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन भी मौजूद है. सो हाई कोर्ट इज क्वाइट एम्पावर्ड विद मेनी ऑफ द जुरिस्डिक्शंस. सो जिस वजह से ये आपके सारा का सारा चलता है. अभी मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया एक लफ्ज इस्तेमाल किया, राइट. कोई मुझे बता सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक राइट क्या है? प्लीज, व्हाट इज राइट? एक बात याद रखिएगा, मैं आपसे ना नेचर ऑफ राइट पूछ रहा हूं, ना काइंड ऑफ राइट पूछ रहा हूं, ना टाइप ऑफ राइट पूछ रहा हूं. व्हाट इज राइट? प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? वेरी गुड. It is an entitlement recognized by law. Under the Pakistani law, or in fact all across the world, if something you claim to be as a right not recognized by law, you cannot claim it as a right. So right आपकी entitlement है जिसको law recognize करता है. For example आपको दे देता हूं, पाकिस्तान के अंदर मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकता है. Can you do it in America? Can you do it in Christianity? Why not? It's not recognized there. But in Pakistan, it is recognized by law. So, इसी connotation के अंदर, just tell me, what is an offense? That is prohibited by law. So that means you mean to say an act or omission which is prohibited by law. If something is not prohibited by law, can that still be classified as an offense? Can it still be classified as an offense? Chale, let me put it, make it a simple for you. If that's the offense, then what is crime? What is crime? जो आपने बताया है वो offense है. The question comes, what is an offense? Then what is offense?
If that's the thing, then what is offense? Class and start dancing. Is it an offense? What is it? It's a crime. It's a deviant behavior against a normal behavior. So हमारे वहां बहुत अच्छे तरीके से क्राइम को इनकॉर्पोरेट किया गया सब्सटैंटिव लॉ में. डेफेमेशन, स्लेंडर, पर्जरी, सेक्शन 500 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो ये सारे के सारे इनकॉर्पोरेट किए गए. सो ऑफेंस एक ऐसी चीज है जो एक्ट है which is prohibited by law. But the most important thing is, what are the elements of an offense? Anyone from the middle? आप बताओ बेटा, आपसे पूछ रहा हूं. Yes. What is the element? What is a component of an offense? What are the elements of an offense? Anyone apart from my associates, they know the answers. जी, सॉरी, शाबाश, वेरी गुड. क्या कहा आपने? वेरी गुड. आप जरा मुझे बता दो सवाए इसके क्या आपने ये कहना है कि गिल्टी इंटेंट, मेंजरिया क्या होता है? डोंट से दैट. गिल्टी इंटेंट, व्हाट इज मेंजरिया? व्हाट कंप्राइजेस ऑफ मेंजरिया? लॉर्ड मेकाले ने जब आपकी ये किताब लिखी ना, सब्सटैंटिव लॉ की, पाकिस्तान पीनल कोड, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मेजॉरिटी ऑफ द सीनियर लॉयर्स माइट नॉट नो अबाउट इट. लॉर्ड मेकाले ने आपके तमाम की तमाम पाकिस्तान पीनल कोड को दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक है डिफाइनिंग सेक्शंस और एक है पेनल्टी सेक्शंस. हम एज अ लॉयर, चाहे मुल्जम के वकील हो, चाहे मुद्दई के वकील हो या प्रोसिक्यूटर हो, बतौर फौजदारी वकील आपका कंपोनेंट, आपका डोमेन, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स वो डिफाइनिंग सेक्शंस होते हैं. प्रोसिक्यूटर ने या कंप्लेनेंट काउंसिल ने उस डिफाइनिंग सेक्शन को स्टैब्लिश करना है और मुल्जम के वकील ने उन डिफाइनिंग सेक्शंस के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसको अपनी जरा के थ्रू डिस्कार्ड करना. पेनल्टी सेक्शंस आर द डोमेन ऑफ द जजेस. वो डिसाइड करते हैं कि प्रोसिक्यूशन किस हद तक साबित हुई है अपना केस साबित करने में, या मुल्जम के वकील ने किस हद तक क्रेडिबिलिटी शटर की है विटनेसेस की. सो डिफाइनिंग सेक्शंस एंड पेनल्टी सेक्शंस. और आप सारे आज जाके इन डिफाइनिंग सेक्शंस को जरा गौर से देखिएगा. ये कभी भी सिर्फ गिल्टी इंटेंट की बात नहीं करते. ये तीन एलिमेंट्स होते हैं एक मेंजरिया के. मैलिस अफोरथॉट, जिसको हमारे यहां एफआईआर के अंदर वजह अनाद कहा जाता है. व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम. द सेकंड वन इज डिलिबरेशन. मैलिस अफोरथॉट, डिलिबरेशन, एंड द थर्ड वन इज premeditation. You premeditated upon it. और जब आप डिफाइनिंग सेक्शन को देखेंगे, कभी किसी के पास अगर हो, जरा खोलिएगा, जरा आप सेक्शन 300 खोलें. है किसी के पास मेजर एक्ट की किताब? खैर, आप इसको जाके देखिएगा. इसके अंदर जो डिफाइनिंग सेक्शन है उन तीन कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करता है. सो आपके सामने स्लाइड स्किप हो गई. यस, अगर आप अपने सामने देखें, सेक्शन 40 आपको क्लासिफाई करता है, बताता है मेंजरिया इज अ कंपोनेंट ऑफ मैलिस अफोरथॉट, प्रीमेडिटेशन एंड डिलिबरेशन व्हिच लीड्स टू एक्ट सीरियस, द गिल्टी एक्ट. द गिल्टी एक्ट. अब इसकी एक्सेप्शंस भी अवेलेबल है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट. हमारे यहां ऑफेंसेस को ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर और उसके सेकंड शेड्यूल के अंदर बता दिया गया है कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल. इसको जरा आम फहम जुबान के अंदर मैं कहूं, काबिले दस्तंदाजी पुलिस और नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस, ये दो क्लासिफिकेशन, और इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन निकली है
ऐसे ऑफेंसेस जिसके अंदर एफआईआर दर्ज हो सके और ऐसे ऑफेंसेस जिसके अंदर एफआईआर दर्ज ना हो सके। ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड द मोस्ट फॉर्मल कल्मिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस। हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स लॉ ऑफ एफआईआर बहुत ज्यादा तेजी के साथ इवॉल्व किया। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे दूंगा और जो करंट प्रिवेलिंग सिनेरियो है इन लाइट ऑफ द जजमेंट्स वो क्या, वो भी आपको बता दूंगा। एफआईआर है क्या जी? इट्स अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की फर्स्ट फॉर्मल नंबर्ड जो डॉक्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बट डज दैट मीन कि इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती? फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल कोट करता हूं, मैं आपके सामने इधर बैठा हूं, कोई असेलेंट्स आया, मेरे पर फायरिंग किया, मैं मर गया हूं, आपने 15 पे कॉल किया, पुलिस आ गई है, आपने बयान दिया कि जी 4 बंदे आए थे नामालूम, उन्होंने आके गोलियां मारी, बंदा मर गया। आप जो अपना बयान देंगे लिखी हुई सूरत में या जुबानी सूरत में, क्या इधर मौके पे ही एफआईआर हो जाएगी? कौन कह रहा नो? हु सेड नो? व्हाई नो? व्हाई नो? क्यों नहीं होगी? अच्छा, जो मौके पे लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? जो मौके पे बयान लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? फर्द बयान। फर्द बयान, विच लीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो मौके पे एफआईआर नहीं दे सकते? तो अगर एसएचओ आ जाए तो फिर तो यहां पे नहीं हो सकती, वो रजिस्टर ले आए अपने साथ। लॉ ये कहता है, ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 154 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए नंबर 1 डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कि एसएचओ है, डेजिग्नेटेड प्लेस जो कि पुलिस स्टेशन है, डेजिग्नेटेड प्रेस्क्राइब्ड पेपर्स ऑथराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसके ऊपर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो मौके पे एफआईआर नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं तो यहां मर गया हूं, मेरी अम्मा को पता चला मुंडा मेरा मर गया उथे वाने दलित, मैं नहीं हैप्पी है जो इन्होंने वो इस बात पे एग्री करती, जो पर्चा इन्होंने कराया इसमें तो नॉमिनेट करना चाहिए था, वो चलेगी पुरानी नारकली एसएचओ के बाद दूसरी एफआईआर दो मेरी। कैन शी डू दैट? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? क्यों? कि एक ही एफआईआर हो सकती है, मल्टीपल एफआईआर नहीं हो सकती। क्लियर? सो आज 154 से ये क्लैरिटी आ गई, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, डेजिग्नेटेड प्लेस होगी, और किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आप देंगे उसके लिए आपकी सेक्शन 154 की कार्रवाई करते हुए आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब जब आप एफआईआर को देखते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं एफआईआर के अंदर, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब को, जस्टिस मियां जहांगीर साहब को, उन्होंने कहा था और वो एक आर्ग्यूमेंट किया करते थे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने फौजदारी कानून को अच्छी तरीके से समझना है तो आप एक काम करो बेटा, 70 से लेकर 90 तक ये 20 साल की जजमेंट्स पढ़ो। जो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको ये, जिसमें जस्टिस याकूब अली खान, जस्टिस दुल्ला, ये उसके बाद क्या कहते हैं एस ए रहमान, ये वो जजमेंट्स हैं इन लोगों की जो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। तो वो ये कहा करते थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो फौजदारी लॉ है ये बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी की तरफ चला गया। क्या भी दसो कि आते जो डंडा सी,
किसने बंदूक का वार किधर किया, किसने गोली किधर मारी, रिकवरी क्या हुई। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आपको वन लाइनर एफआईआर भी मिलेगी। टेलीफोन पे भी हुई एफआईआर, मैं जा रहा था, मैंने डेड बॉडी देखी, दैट्स इट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉ इस तरह इवॉल्व किया है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है कानून की, प्रेसिडेंटल लॉ की रोशनी के अंदर अपनी एफआईआर को लिखते हुए उन चीजों को मलहूजे खातर रखना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, कौन बंदे मौजूद थे, असेलेंट्स कौन थे, विटनेसेस कौन थे, एट्रीब्यूशंस क्या थी, किसने क्या, किसको रिकवरी क्या हुई है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए ये कॉलम्स है मैंने आपके सामने रखे हुए। अगर आप इनको देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वन नंबर टू अ एफआईआर रिगार्डिंग अ वन क्रिमिनल इंसिडेंट। वो 1/23 हो सकती है, वो 600/23 हो सकती है, बट वही नंबर चलेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। कॉलम नंबर 1 के अंदर आप देखें डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट, तारीख, वक्त, रिपोर्ट, ये है कॉलम। और इसके अंदर आप टाइम स्पेसिफाई करते हैं, आप तारीख स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉलम नंबर 2, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंप्लेनेंट्स डिटेल, मुद्दई कौन है मुकदमे का। देन जो आप समझते हैं ऑफेंस इन शॉर्ट जो कमिट हुआ, 302, 376, 392, 395, जो भी सरजद हुआ है, 34 साल लगाएं, 109 लगाएं, आप 148, 149 लगाएं, जो भी लगाएं, ऑफेंसेस आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ते होगा। देन यू हैव प्लेस ऑफ अकरेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, कि जहां पे वकूआ हुआ है वहां से पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वकूए की तारीख और वक्त और पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस और एफआईआर दर्ज करवाने में डिले इज द मोस्ट लीथल आर्ग्यूमेंट बिफोर अ डिफेंस काउंसिल। कि वो कहता है कि अगर आपके चंद कदम पे पुलिस स्टेशन है तो आपने 4 घंटे क्यों लगा दिए एफआईआर दर्ज करवाने में। अब इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे जजमेंट्स है। कुछ जजमेंट्स ये कहती है कि उस वक्त बंदे को इतनी वो ज्यादा अपनी वो पड़ी होती है लवाई की इनकी कि उसमें डिले हो जाए, कोई बात नहीं। कुछ कहते हैं नहीं, अगर ये जो डिले है ये इन्होंने डिलिब्रेशन की है, किसको डालना है किसको नहीं डालना। वो अक्सर आर्ग्यूमेंट मेरे वाले साहब भी किया करते थे, हमारे वक्त बड़े अच्छे थे, हमारे वक्त बड़े अच्छे थे। वो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो प्रीवी काउंसिल का 1890 का केस वो मेरी नजर से गुजरा, जिसके अंदर लड़की को दौड़ाया हुआ था लड़के ने। मैं कहा खे अच्छे थे, 1890 में भी दौड़ गई थी, और अब भी यदि आपके तो हमारे वक्त बड़े अच्छे थे। उसके अंदर वो लड़की मर्डर हो गई। अच्छा, जब मर्डर हुई तो उसके घर वालों ने उसके पूरे खानदान को अंदर डाल दिया। तो प्रीवी काउंसिल के अंदर जो एक सिख जज था, उसके साथ जो गोरा जज था, उसने आर्ग्यूमेंट दिया कि सर अब इसके अंदर अगर डाइंग डिक्लेरेशन भी आपने डाल दी है तो डाइंग डिक्लेरेशन की बेसिस पे पूरा का पूरा वाइडर नेट आ जाता है जिसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया हुआ है। आप इसको क्रॉपरेट करें बाकी एविडेंस के साथ। ये तो जब कोई बंदा जा रहा होता है वो कहता है नहीं नहीं, हमारे हमारे मुल्क के अंदर, हमारे लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर वो कहते हैं नीमो मोरेटस परमेच्योर, नो वन विल डाई with the lie on his lips, no one will meet his maker with the lie on his lips। कि मरता वो बंदा क्यों झूठ बोलेगा, मैं तो उसको सैंक्टिटी दूंगा। सो बात ये है कि जब आप नरेशन कर रहे हो एफआईआर के अंदर, ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, ये आइडियलिस्टिक बातें मैं नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल रियलिटी है। एफआईआर पैड भी होती है, उसमें इंप्रूवमेंट भी होती है, उसमें गवाहों को प्लांट भी किया जाता है। क्योंकि वो अगेन आई विल कोट माय फादर, मैं उनसे अक्सर पूछा कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आप इतनी देर जुडिशियल ऑफिसर भी रहे हैं, उसके बाद वकालत के अंदर भी आपने देखा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। वो कहा करते पुत इतने ना मुद्दई 100% सच्चा है ना मुलजम 100% गुनहगार। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अगर इफ आई हैपन समथिंग हैपेंस टू मी हियर, माय मदर हु इज इन वजीराबाद, शी इज गोइंग टू बी द कंप्लेनेंट जिन्हें देखे ही नहीं।
पॉइंट्स विद यू, तो ये आप बाद में देख सकते हैं। लास्ट कहते हैं तो लास्ट कर दो, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। नहीं, वो फिर निकल गया ना, वो कॉलम नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अब ये देखिए, एफआईआर नंबर आपके सामने लगा हुआ है, पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, कंप्लेनेंट की डिटेल्स हैं, ऑफेंस इनकॉर्पोरेट किया गया है, और ये तमाम चीजें यू विल फाइंड इन द ये थाना, ये जिला, यहाँ पर किसका नाम होता है? कंप्लेनेंट। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इस सेक्शन के तहत एफआईआर रजिस्टर होगी 408। any question regarding FIR, any question, and you have permission, sorry, ये ई टैग नंबर होता है। अब कंप्यूटर पे होती है ना, तो उसका ई टैग नंबर होता है, एफआईआर का नंबर अलग से होता है। और अब याद रखिएगा, ये जो आप 100 रुपया देके तो बार काउंसिल जब प्रिंट आउट करते हैं, उस पर एफआईआर नंबर नहीं लिखा होता। तो समटाइम्स इफ यू आर्ग्यू बेल, तो आपसे जज साहब हाई कोर्ट के अंदर ये पूछते हैं एफआईआर नंबर क्या, उस पर नहीं होता। तो यू नीड टू नो द एफआईआर नंबर। ये मैं आपको बताता हूं, अब तो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीका हो गया। खिजर याद केस से पहले बहुत प्रॉब्लम थी, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करना पड़ती थी, फिर 22 से 22B कॉर्पोरेट हुआ, और ये वो सारा। ये जो कंप्लेंट नंबर दिया जाता है, ये बेसिकली उस जो डिले कॉज होगा एफआईआर दर्ज करने के दरमियान और आपकी एप्लीकेशन देने के दरमियान, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए होता है। जी हमारे साथ आज वकूआ हुआ, हमने दरखास्त दे दी, अब पर्चा 4 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, 6 दिन बाद हो, आई एम एब्सॉल्व, मैं इस चीज से एब्सॉल्व हो गया हूं। क्योंकि पर्चा ना दर्ज करना या उसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना, प्रिलिमिनरी यानी इन्वेस्टिगेशन का वर्ड नहीं मैं यूज करूंगा, इंक्वायरी करना, वो पुलिस का काम था, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट जब पर्चा दर्ज हो जाए तो वो उसी वक्त जस्टिफाई हो जाता है, वो जो डिले बीच में कॉज हो। Any question? Yes, yes, yes. You are allowed to ask any question. आपने देखा नहीं सेडिशन के मुकदमों के साथ क्या हुआ, सारे डिस्चार्ज हुए। सो सुगरा बीबी केस की रोशनी के अंदर जो लॉ है वो यही है कि एक वकूए की एक एफआईआर होती है, लेकिन अगर कोई चालाक समझदार फौजदारी वकील हो, वो एक ही वकूए को मल्टीपल वकूओं में बना सकता है। दैट्स द स्किल। जी हाँ, दैट इज अ डिफरेंट डोमेन। वो आपका एक अलग से लेक्चर कोई और कंडक्ट करवा रहा है, वो 22 से 22B की एक प्रोसीडिंग है या इस्तगासे की एक प्रोसीडिंग है, वो आज का नहीं है इसके अंदर। बट वो 22 से 22B आप फाइल कर, याद रखिएगा, ये भी करेक्शन आपको कर दूं, 22 से 22B कोई चीज नहीं है, 22A6 की वो पावर्स है जो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास पर्चा दर। सो कभी भी हाई कोर्ट के अंदर 22 से 22B ना कीजिएगा। अलीजा बाजवा साहब जैसे और क्या कहते हैं उन्हें, मलिक शहजाद साहब जैसे जजेस हो ना, तो वो उसी वक्त आपके कान वगैरह भी खींच देते हैं कि 22 से 22B क्या होता है, 22 से 6 की पावर जी, 22 से 6 जी, हाथ पे लगे बस, क्लियर, ओके। अच्छा, जब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसके बाद पुलिस ऑर्डर कम्स इनटू द ऑपरेशन। पुलिस ऑर्डर वो क्या है, आपकी एफआईआर का दर्ज करना, आपके मुकदमे की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना, ये तमाम आपके जो है ना ऑपरेशन वालों के काम थे। अब जब पर्चा दर्ज हो गया ना, तो पुलिस ऑर्डर 2002 ने पुलिस डिपार्टमेंट को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए दूसरे हिस्से में डिवाइड कर दिया, जो कि इन्वेस्टिगेशन में। सो अब जिसने पर्चा दर्ज किया, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब आपके मुकदमे को एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असाइन कर दिया जाएगा, जो आपके मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब जब मैं वर्ड इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं,
तो आपके सामने एक डेफिनेशन है सेक्शन 4L के अंदर। इस डेफिनेशन से मेरा इंटेलेक्चुअल बहुत शदीद इख्तलाफ है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, व्हिच सेज investigation includes all other proceedings under CRPC for the collection of evidence। ये जो लफ्ज है ना, इसको मैंने रेड और अंडरलाइन किया है, एंड आई बिलीव कि ज़िशान वुड एंडोर्स कि एविडेंस जब तक कोई भी चीज क्रॉस एग्जामिनेशन के लिटमस टेस्ट से ना गुजरे वो एविडेंस नहीं बनती। उससे पहले वो मैटर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट इन इशू हो सकते हैं, रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं, मैटर्स इन इशू हो सकते हैं, एविडेंस नहीं हो सकते। बट यहां पे लेजिस्लेचर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ये लिखा कलेक्शन ऑफ एविडेंस। मतलब यहां पे ये है कि जब पर्चा दर्ज हो जाएगा तो तफ्तीशी ऑफिसर, तफ्तीशी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो कि अमूमन सब इंस्पेक्टर होते हैं, ASI होते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं SHO भी, समटाइम्स इंस्पेक्टर लेवल के लोग भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आते हैं, वो उस मुकदमे की तफ्तीश कर। जब तफ्तीश का मतलब यह है, 3-4 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रेलेवेंट हो जाते हैं, और अगर आप ये लिखना चाहें बेशक लिख लीजिएगा। 160, 161, 164 एंड 173 और 172, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 173 को भी काट दें, सो 161, 160, 161, 164, then 172. I still remember one of the very prominent judges of Honorable Supreme Court of Pakistan, I would not name it. मैं अपने वालिद साहब के साथ एक केस में सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था, और उधर उस केस के अंदर दैट प्रोमिनेंट जज एक SHO को कह रहे थे कि अगर तुम्हें पता चल जाए ना दफा 160 की पावर्स क्या है, तो बहुत काबल जज भी प्रेफर करेगा कि वो एक SHO बन जाए, एक तफ्तीशी बन जाए। यानी किसी भी चीज को, किसी भी बंदे को, किसी भी मुकदमे में, किसी भी जगह वो तलब कर सकते। 160 सच अ लीथल सेक्शन। किसी भी बंदे को पर्चा दर्ज हुआ है, नहीं हुआ, कुछ भी है, वो तलब कर सकता है। दैट इज 160। अब तमाम के तमाम गवाहान को जो हुक्मनामा तलबी दिया जाता है, नैब भी यही इस्तेमाल कर रही है, FIA भी यही इस्तेमाल कर रही है, साइबर क्राइम विंग भी यही कर रहा है, और आपकी पुलिस के अंदर भी 160 की पावर्स है कि हुक्मनामा तलबी दिया, आओ जी इस मुकदमे में पेश हो। अब तफ्तीशी ऑफिसर जो कि तफ्तीश कर रहा है उस मुकदमे की, वो तमाम के तमाम मुद्दई के गवाहान के बयानात कलमबंद करेगा अंडर सेक्शन 161। 161 की 2-3 चीजें हैं। एक याद रखिएगा, 161 का स्टेटमेंट साइंड नहीं होता, थंब मार्क नहीं होता। 161 का स्टेटमेंट पूरे के पूरे ज़ाब्ता फौजदारी में ये वाहिद और इकलौता सेक्शन है जिसके तहत तफ्तीशी किसी का भी बयान लिख सकता है। 161, चाहे मुल्जमों के गवाहान हो, मुल्जम हो, सबके बयान, जो फर्स्ट वर्जन मुल्जम का लिखा जाता है वो भी लिख सकता है। मुद्दई के गवाहान के बयान 161, और पूरे के पूरे ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर वाहिद सेक्शन है 164 जिसके तहत मजिस्ट्रेट किसी भी मुकदमे में किसी का भी बयान लिख सकता है। एक 164 का बड़ा फेमस स्टेटमेंट कल रात भी आया, आपने देखा ही होगा। ऑल्दो वो 164 है कि नहीं है वो एक डिटेल सी डिस्कशन है, लेट्स नॉट पॉन्डर ऑन दैट। अच्छा जी, 161 के साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत कमाल का सेक्शन है, एक बहुत प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, एक बहुत प्राइवेट कम्युनिकेशन है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंडक्ट करता है। दैट इज अंडर सेक्शन 172। जिम्निया लिखना, पुलिस डायरी मेंटेन रखना मुकदमे की। यानी एक तफ्तीशी ऑफिसर किसी भी मुकदमे में जो भी तफ्तीश करेगा, जैसे भी तफ्तीश करेगा, जो कुछ करेगा, इवन सो मच सो ऐसी मिसलें भी देखी हैं कि जिसके अंदर उसने कहा अब मैं खाने की ब्रेक करता हूं, मैं खाना खाने जा रहा हूं, उसकी भी जिम्नी लिख के गया। अब मैं खाना खा के वापस आया, उसकी भी जिम्नी लिखी है। सो वॉट एवर ही डज in the course of conducting the investigation, he has to jot it down in a writing under section 172, but
It's a privileged communication. Neither the prosecution nor the accused or his agents are entitled to have a glimpse of it. ये है theoretical बात. जो practical बात है वो सबको पता है, मैं नहीं बोलता. आपका डिफेंस तैयार नहीं होता until unless you go through those documents, but that's a privileged communication. So क्योंकि हम ये बीवीसी कंडक्ट कर रहे हैं, लीगल एथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So and it's recorded, so I will not ponder on that, but that's very important. 170. अच्छा, एक बहुत जबरदस्त चीज है और इसके ऊपर मैंने ना एक डिटेल्ड लेक्चर भी कंडक्ट किया हुआ. 164 और इन व्यू ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट मैं जरा उससे रिलेट करता हूं. 164 को क्लासिफाई किया जाता है जुडिशियल कन्फेशन. The question is it a judicial confession? The question is it a judicial confession? The answer is no, sir, it is not. It is a confession recorded by a magistrate जिसने ultimately जाके 173 की रिपोर्ट में प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना है. ये हरगिज जुडिशियल कन्फेशन नहीं है. और माजरत के साथ बहुत बड़े बड़े आलिम फाजिल किताबें लिखने वाले इतनी मोटी किताबों वाले, उन्होंने इसको जुडिशियल कन्फेशन लिखा हुआ. इट्स नॉट अ जुडिशियल कन्फेशन, इट्स अ कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट. और इसकी क्या हैसियत और औकात है उसका तयन 265J करता है. 265J. और ये corroborative in nature है. इसकी बेसिस पे ना तो कन्विक्शन हो सकती है ना सेंटेंस पास हो सकती है. सो इट्स लाइक एनी अदर एविडेंस. सो अगर कोई बंदा किसी तफ्तीश के दौरान पुलिस वाले के सामने कहता हाँ मैं कीता कत्ल, हाँ मैं चोरी की है, हाँ मैं ज़िना कीता है, अगर वो ये बयान जो लिखेगा अपनी पुलिस डायरी में जिसकी कोई सैंक्टिटी नहीं, बट वो चाहता है इसको एक अदालती मोर लग जाए, एक सैंक्टिटी अटैच हो जाए, क्योंकि मैं तो जो करूंगा मेरे ऊपर आर्टिकल 40 कानून शहादत की तलवार चल जाएगी. वॉट एवर यू से इज नॉट एडमिसिबल until and unless so much of such information which leads to a recovery. So इसकी कोई वैल्यू नहीं. तो मैं क्या करूं? तो तफ्तीशी ऑफिसर क्या करता है कि उसके अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसका स्टेटमेंट करवा देता है टू अटैच द सैंक्टिटी, कि इसको कुछ कुजाई जुडिशियल सैंक्टिटी अटैच हो जाए. बट एज अ फौजदारी लॉयर उसकी कोई वैल्यू नहीं. बरमला बबांगे दोहल मैं कह रहा हूं. और उसका तयन 265J करती है. क्यों? इसकी जरूरत नहीं है, यानी इतनी वैल्यू नहीं है. हाँ, आर्टिकल 43 और 44 कानून शहादत अगर जिसने पढ़ा हो वो बता सकता है कि किस तरह इसकी सैंक्टिटी बन सकती थी. बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, दिस इज द ओनली पावर्स द मैजिस्ट्रेट हैज during the pending investigation, by virtue of which he can record the evidence or record a statement or a confession. We call it in a galtul aam zaban, it's a statement and confession. That is under section 164. So आपके पास 161 के बयानात आए, आपके पास 164 का स्टेटमेंट आया, पुलिस डायरीज मेंटेन हुई 172 के अंदर. उसके बाद बहुत सारी मेडिकल, फोरेंसिक, PFSA रिलेटेड, सीरोलॉजिस्ट रिलेटेड, केमिकल एग्जामिनर रिलेटेड एविडेंसेस हैं जिनको हम लेटर डिस्कस करेंगे. बट दैट्स व्हाट हैपेंस इन द इन्वेस्टिगेशन. क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? किया जा सकता नहीं, इट्स अ सिने क्वा नॉन, उस पे होगा. मैंने आपको बताया 173 की रिपोर्ट में कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में उसका नाम होता है जिस मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया. और उसके ऊपर पूरा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का एक वॉल्यूम और चैप्टर है कि आपने उस मजिस्ट्रेट ने क्या क्या करना था, कौन कौन से अबंडेंट कॉशन लेने थे, प्रिकॉशंस लेने थे. और हमारी बतौर डिफेंस काउंसिल उसके ऊपर जरा इन लाइन पे होती है. तो पुलिस बार पे जीसी रीडर बैठा हुआ था, यानी इन लाइंस पे जरा होती है जो गाइडलाइंस वहां प्रोवाइड. जहां वो गाइडलाइंस वायलेट हुई पूरी की पूरी 164 गिर जाती है. क्लियर? क्लियर? सबके
स्टेटमेंट रिकॉर्डेड जो भी करेंगे दैट विल बी अंडर सेक्शन 161. क्लियर? एनी क्वेश्चन? जब सवाल लाना है तो इसका मतलब होता है समझ नहीं आ रहा. यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत सारी समझ आ रही है. बहुत सारी समझ आ रही. अच्छा जी, डिस्चार्ज एक और बड़ा जबरदस्त एलिमेंट है. लॉ ऑफ बेल पे भी शायद आपको कोई और लेक्चर करेगा, बट उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है डिस्चार्ज. डिस्चार्ज क्या है? आप इस सेक्शन को देखें, आपके सामने इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी. याद रखिएगा डिस्चार्ज और रिलीज में फर्क है जो 169 में होता है, बट डिस्चार्ज मेरा टॉपिक था तो आई विल स्टिक टू 63. नो पर्सन who has been arrested by a police officer shall be discharged on his bond or on bail or under a special order of a magistrate. जब आप अरेस्ट हुए, पुलिस ने तफ्तीश की, आपको रिमांड पे रखा गया. रिमांड के बारे में अच्छा, रिमांड पे जब आपको रखा गया तो याद रखिएगा रिमांड के दौरान आपने इलाका मैजिस्ट्रेट को एक एक दिन जस्टिफाई करना होता है थ्रू योर प्रोसीडिंग्स कि आज तुमने क्या किया, आज तुमने इसके अंदर क्या किया, तुम्हें क्यों 2 दिन का और रिमांड दूं, तुम्हें क्यों 3 दिन का और रिमांड दूं, तुम्हें क्यों 4 दिन का और रिमांड दूं. तो आपने जस्टिफाई करना होगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स. जज को ऐसा लगे कि पर्चा ही गलत दर्ज हुआ, वो डिस्चार्ज कर सकता है उसको, देयर एंड देन एट द स्पॉट छोड़ सकता है उसको. और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं. मेरा और अली का, या मेरा और जिशान का एक कारोबारी लेन देन. जिशान को मैंने कहा कि मैं कुछ पैसे डालता हूं, तुम कुछ पैसे डालो और पानी का कारोबार करते हैं. इसमें से जो प्रॉफिट होगा आधा तुम्हारा आधा. जिशान ने मुझे पैसे दिए, मैं बदनीयत हो गया, पैसे खा गया. जिशान ने मियां साहब पैसे दो, मेरा प्रॉफिट तो दो ना, दैट्स व्हाट वी एग्रीड टू. क्या हम इकट्ठे बिजनेस करेंगे? मैं कहा कोई पैसा नहीं मालिक साहब, जाओ. कहते कोई नहीं, मेरे साथ तुमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है, मैं तुम्हारे खिलाफ दरखास्त देने लगा. एसएचओ के पास गए, दरखास्त दी, मेरे पे 406 का पर्चा दर्ज. मजिस्ट्रेट ने उसने आईओ ने इन्वेस्टिगेशन की, कहना हाँ जी. मैंने कहा जी बिल्कुल था, पैसे खर्चे हो गए, मेरा और इसका मुआहदा था कि जो भी प्रॉफिट होगा इकट्ठे शेयर करेंगे, नहीं हुआ. और इसका उसने मुझे लिखा गिल्टी, कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक ये बंदा जो ये गिल्टी है. मजिस्ट्रेट के पास पेश हुए, मजिस्ट्रेट ने कहा ओ भाई तफ्तीशी गाल सुन मेरी, इधर आ, तू 406 का पर्चा किस तरह दे देता है? बस अरे मने है कि पहले सन कारोबारी लेन देन थी. मतलब कारोबारी लेन देन 406 लग दी, क्या मतलब? अगर तू फलानी जजमेंट पढ़ी है जिसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की गई है, इन्वेस्टमेंट की गई है, इन्वेस्टमेंट ही थी ना, मिलके पैसे डालेंगे, प्रॉफिट आधा आधा होगा, ये ज्यादा से ज्यादा चीटिंग हो सकती है, बट ये 406 नहीं हो सकती डिस्चार्ज. तो मैजिस्ट्रेट साहब उसी वक्त मेरा बॉन्ड लेके भी मुझे छोड़ सकते. तो दैट इज डिस्चार्ज. अमूमन जिन केसेस के अंदर डेफिशिएंट एविडेंस हो, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो, डिफेक्टिव एलिगेशंस हो, जिससे रिलेटेड कोई मटेरियल अवेलेबल ना हो, ये मजिस्ट्रेट का राइट है, उसका इख्तियार है कि वो आपको डिस्चार्ज कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 63. और अगेन मैं उठाया ना जाऊं, आपने पिछले दिनों देखा बहुत सारे डिस्चार्ज इन्हीं चक्रों में 63 के अंदर हुए थे. वो मजिस्ट्रेट ही डिस्चार्ज करता था, जो इधर जिला कचहरी पेश होते थे, कभी कहीं पेश हुए जाकर डिस्चार्ज होते थे. सो डिस्चार्ज 63 के अंदर किया जाता है. बट एक बात याद रखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि मजिस्ट्रेट का डिस्चार्ज करना इज इक्विटल, तो मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? वाई? यू आर राइट, यू आर राइट. बहुत सारी चीज डिपेंडेंट है उस डिसीजन के ऊपर जो जज ने लिखा.
अगर वो ये कहता है ऑफेंस ही नहीं बनता, फिर एक और सिनेरियो है। अगर वो ये कहता है डेफिशिएंट एविडेंस है, फिर एक और सिनेरियो है। अगर वो कहता है कि कोई मटीरियल ही अवेलेबल नहीं है, फिर एक और सिनेरियो। बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज याद रखिएगा, डिस्चार्ज डज नॉट अमाउंट इक्विटल। जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं ना, पता चल जाता है। डिस्चार्ज डज नॉट अमाउंट इक्विटल। इक्विटल का मतलब यह होता है कि जब आपको जुडिशियल वर्डिक्ट मिल जाए, जुडिशियल वर्डिक्ट मिल जाए। यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिबेट जनरेट होती है, क्या जुर्म का कंपाउंड करना आपको एलिगेशन से अब्सॉल्व करता है? यस कौन सी? यू एग्री विद काजी फायजी सर और यू एग्री विद खोसा साहब? यू एग्री विद काजी फायजी सर? हाउ? अच्छा, आप एक गलती कर रही हो। ये ओपिनियन खोसा साहब की है। काजी फायजीसा साहब कहते हैं कि के बयानात लिखे गए, 164 हुई, 172 हुई, और ये सब होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज चलान अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। अगर आपको याद हो, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने एक वो मॉडल कोर्ट्स बनाई थी, याद होगा, मॉडल कोर्ट्स जहां पे स्पीडी ट्रायल हुआ करती। बसद एहतराम, मेरा बहुत मिनिस्क्यूल और छोटा सा नॉलेज है, but a good lawyer should always possess a good reasoning. मेरा उस वक्त ये आर्ग्यूमेंट था कि कोई भी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगी तो वो सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी के तहत होगी, या लेजिस्लेचर कोई नई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कि मॉडल कोर्ट, स्पीडी ट्रायल और ये। सो उस रोशनी में मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर आप चलान का जो सेक्शन 173 और उसका सब सेक्शन 5 इसको इन्फोर्स करवा देना, तो दुनिया में से तेज ट्रायल कोई नहीं। अगर आप उसको इन्फोर्स करा लें, यू डोंट नीड अ मॉडल कोड, यू डोंट नीड एनीथिंग। वो ये कहता है कि जब चलान जमा होगा तो एसएचओ जो होगा तमाम के तमाम गवाहान को अदालत में लेके आएगा शहादत करवाने के। व्हाट कुड बी अ मोर स्पीडी प्रोसेस देन दिस? बट हैविंग सेड दैट, सो अगर आप चलान को देखें, मैंने इसके कॉलम्स को आपके सामने रखा हुआ है, किसी भी चलान के क्या की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सो इट्स बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी बेस्ड अपॉन मल्टीपल कॉलम्स, और हर कॉलम का एफआईआर के कॉलम की तरह कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई उसका आउटकम है। फॉर इंस्टेंस, कॉलम नंबर 1 चलान का, ये प्रिस्क्राइब करता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, द डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट, मुद्दई मुकदमा की डिटेल्स। कॉलम नंबर 2 वो मुल्जमान जो चलान ना किए गए या एब्सकॉन्डर हो, वो मुल्जमान जो चलान ना किए गए, दे आर फॉल इन कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 3 वो मुल्जमान जो चलान किए गए हैं और पुलिस की हिरासत में, यानी जुर्म हुआ और उन्हें पकड़ लिया हिरासत में। कॉलम नंबर 4 वो मुल्जमान जिनको चलान तो किया गया है लेकिन वो पर जमानत है, चाहे उनकी प्री रेस्ट चल रही है चाहे उनकी पोस्ट रेस्ट चल रही है, पर जमानत है। डिटेल्स ऑफ केस प्रॉपर्टी इन कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 6 डिटेल्स ऑफ द विटनेसेस, गवाहां की जो डिटेल्स होगी, कौन कौन गवाह हैं इस मुकदमे के अंदर, उन सब की डिटेल्स होगी। और 7वें के अंदर अमूमन हमारे यहां रेगुलर प्रोसीजर ये है कि पूरी की पूरी एफआईआर रिप्रोड्यूस की जाती है,
और उसके बाद जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान कार्रवाई की होती है उसके क्रक्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है इस चालान के अंदर, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और उसके अंदर फिर वो डिस्कस करते हैं, यानी एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, एसएचओ ने, वो उस 173 की रिपोर्ट के साथ अटैच कर दी होती है, जिसमें फरदात है, जिसमें 161 की रिपोर्ट है, जिसमें मेडिकल एविडेंस है, जिसमें अगर 164 की स्टेटमेंट है वो है, जिसमें और कोई फॉरेंसिक एविडेंस है वो है, जिसमें अगर कोई शिनाख्त परेड हुई है वो है, सजा स्लिप है, सजा स्लिप वाहिद डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है मुलजम की डेट ऑफ अरेस्ट का, उसके ऊपर लिखा होता है सजा स्लिप के ऊपर। सो वो डॉक्यूमेंट होता है और जितने एमएलसी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट मार्क जितने भी हैं, तो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स उस चालान के साथ लगा के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, और जब मैं प्रोसिक्यूशन कहता हूं तो याद रखिएगा 2006 में एक नया लॉ आया था, प्रोसिक्यूशन एक्ट। सो वो वहां पे दी जाती है और फिर उनकी एक मैकेनिज्म है जो आपको मुंतजिर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये आपके सामने वो तमाम के तमाम ये आपके सामने देखें, द फर्स्ट कॉलम नंबर नाम और पता मुस्तगीज मुलजमान जो चलान ना किए गए हों बशमूल इश्तिहारी मुलजमान। कॉलम नंबर 3 के अंदर मुलजमान जो चलान किए गए जेर हिरासत, पर जमानत। 5 में माल मुकदमा, 6 में नाम और पता गवाहान और 7 के अंदर मुख्तलिफ हालात और कैफियत जो भी कमिट। क्लियर? Clear? Any question regarding चलान? ये जो आपने लिखा है बड़ा छोटा सा मैंने देखा था, उसमें तो काफी पेज यस, वो मैं सारे तो नहीं डाल सकता था वो। अच्छा एक और चीज है, आप जब उसका पूरा पेज होता है ना, यहाँ उसका 1/4 हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक अच्छे फौजदारी वकील जो है वो फौजदारी मुकदमे की फाइल को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक पुलिस फाइल, दूसरी जुडिशियल फाइल और तीसरी फाइल होती है 161 के बयान। ये 3 हिस्सों के अंदर आपकी एक किसी भी फौजदारी वकील की जो ट्रायल एडवोकेसी करता है वो इन 3 हिस्सों के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। नाउ जी सर, जो इश्तिहारी होता है रेड, यस, चलान के अंदर रेड से लिखा होता है सर। मेडिकल लीगल रिपोर्ट, किसी भी हर्ट के मुकदमे में द मोस्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट इज द मेडिकल लीगल रिपोर्ट, MLR. This report is the one which gives you a glimpse कि आपके ऊपर कौन सा वाला जुर्म कमिट हुआ। और जब आप हर्ट की बात करते हैं तो 337 के अंदर बहुत ही आई वुड नॉट रादर यूज दैट वर्ड, अजीब गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और वो हमारी जो प्रैक्टिस थी टू वर्ड्स इस्लामाइजेशन, वो वर्ड्स उनको उधर वहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया था। कत्लेआम, सॉरी, हर्ट के अंदर शबी और उसके जितने जो भी उसकी साइंस है दैट इज डिफाइंड इनटू दैट। सो कोई भी एमएलसी आपका हेडिंग, केस डिटेल्स, पेशेंट इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ इंसिडेंट, एग्जामिनेशन फाइंडिंग, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड टेस्ट, टाइम ऑफ इंजरी, स्टेटमेंट फ्रॉम द पेशेंट, ये तमाम के तमाम की आपके सामने मैंने रख दी। नाउ ये एक तफ्तीशी का जिमनियों को पढ़ना और एक डॉक्टर की जुबान को पढ़ना, इट्स एन आर्ट एंड एवरी फौजदारी लॉयर मस्ट पोजेस इट। सो इसके अंदर जब आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे, लेसरेशंस आ जाती हैं, वुंड्स आ जाते हैं, ब्रूजेस आ जाती है, एब्रेजन आ जाती है, स्ट्रैंगुलेशन आ जाती है।
सो बेसिकली ये तमाम की तमाम जो एमएलसी होता है या एमएलआर होता है आपका, ये इंफॉर्मेशन देता है जिस बंदे का एमएलआर या एमएलसी कंडक्ट किया जा रहा है, उसको लेके कौन आया है, किस टाइम लेके आया है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, और डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस पे कौन कौन सी इंजरीज आई। एक वर्ड बहुत कॉमनली आप देखोगे इस डॉक्यूमेंट KUO, इनके अंदर लिखा होता है। इसका क्या मतलब, जिस मेडिकल इंजरी को वो डॉक्टर सरे दस्त डिस्क्लोज या डिक्लेयर ना कर सकता हो ये कौन सी इंजरी है, चूंकि उसके लिए एक्सरे रिक्वायर्ड है, चूंकि उसके लिए कोई ना कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है, चूंकि उसके लिए किसी ना किस्म की एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर्ड है, तो उसको कर दिया जाता है KUO, जिसका मतलब है केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और जब उसकी वो डिक्लेरेशन आ जाती है तो फिर हार्ट जो भी कॉज हुआ होता है उसके मुताबिक 337 F1 F2 F3 A1 A2 A3 A, वो उसके मुताबिक वहां पे उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आगे आपको पोस्टमार्टम के अंदर भी नजर आएगी। इस डायग्राम को कहा जाता है पिक्टोरल डायग्राम। ये चाहे मर्द की हो चाहे औरत की हो, ये जो आपकी इंजरीज आपकी बॉडी आपके कॉर्पस पे जो कॉज की जाती है बाय द असेलेंट, उसकी निशानदेही करता है कि इंजरी नंबर 1 आंख पे लगी थी तो इंजरी नंबर 2 पेट पे लगी है, इंजरी नंबर 6 सर के पीछे है, इंजरी नंबर 7 टांग के पीछे है। सो जो पिछली डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाया जो एमएलआर था आपका, उसके अंदर इंजरी नंबर 1 लेसरेशन है, 2 3 वो सारी की सारी दी जाती है, तो उसको पिक्टोरल डायग्राम के ऊपर भी डिपिक्ट किया जाता है। समटाइम्स इस पिक्टोरल डायग्राम से आपको यह भी पता चलता है कि ट्राइजेक्टरी क्या थी। अगर आप कहते हो जी मुझे स्ट्रेट फायर मारा है लेकिन वो गोली सर से लगी है और पीछे कमर से निकली है, तो इसका मतलब किसी ने ऊपर से शूट किया। सो पिक्टोरल डायग्राम उस चीज के लिए भी यूज की जाती है, सो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंजरीज। नाउ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, it is always conducted when the person is deceased, the dead person, पोस्टमार्टम की जाती है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है। It provides a detailed examination and finding related to the deceased person's body, assisting in determining the cause and manner of death. इसके अंदर तमाम की तमाम उसकी डिटेल्स, एमएलआर एमएलसी की तरह तमाम की तमाम डिटेल्स, सो मच सो कि उसने पहना क्या हुआ है वो सब कुछ इसके अंदर डिटेल्स दी जाती हैं। इसके अंदर आइडेंटिटी ऑफ डिसीज होता है, बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, बॉडी का इंटरनल 1 by 1 एवरी सिंगल ऑर्गन इन द बॉडी, यानी पोस्टमार्टम जो डायग्नोस किया जाता है कि लंग्स हेल्दी थे, फेफड़े कैसे थे, गुर्दा कैसे थे, किडनी की क्या सूरत थी, स्प्लीन थी कि नहीं थी, अंदर उसके क्या कहते हैं स्टमक में क्या था। सो ये डिपेंड करता है कौन सा ऑफेंस लगा हुआ है। अगर आपने किसी की डेथ का अलेज की है, पॉइजन करके की है, तो फिर वो स्टमक की डिटेल्ड एनालिसिस होता है। अगर किसी को कोई कार्डियोवैस्कुलर डेथ हुई है उसकी, तो हार्ट से डिटेल, लेकिन बाकी भी जितने ऑर्गन होते हैं उनकी कंडीशन के बारे में बताया जाता है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। सो ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो आपको पढ़ाएंगे वो डिटेल में आपको उसके अंदर जाएंगे। आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट आई विल पुट, ये आपके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट है which is comprises of this many pages, external उसकी evaluation, internal evaluation, every single organ, और final में opinion of the doctor कि वो बताता है कि इंजरी कौन सी, इंजरी नंबर 1 से डेथ हुई है, इंजरी नंबर 2 से डेथ हुई है। वो अपनी डिक्लेरेशन देता है मेडिकल साइंसेस की बेसिस के ऊपर कि किस इंजरी से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि कल को जाके जो कैपिटल पनिशमेंट के लिए टारगेट करती है प्रोसिक्यूशन, वो इंजरी जिस बंदे को एट्रीब्यूट की जाती है वो उसी लिए की जाती है कि इसकी इंजरी की वजह से उसकी डेथ कॉज हुई है। सो दैट्स हाउ यू इवैल्यूएट। सर एक क्वेश्चन, वो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, पॉइजन उसको दिया गया है, वो दोबारा पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई शख्स एटलीस्ट जो वैसे भी कोलैबोरेट भी चलते हैं, अगर कोई शख्स ए फॉर एग्जांपल बी को मारना चाह रहा है और उसकी सोच में टेंशन है और उसने वो
हमने करती है इसलिए लाइक कॉफी में ज़रा मिलाते हुए देती हो और भी उस कॉफी पीने से बढ़ जाते हैं बट पोस्टमार्टम में आता है कि वो जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मरती है। वेरी अच्छा। अब अच्छा, सवाल आपका ये है कि अगर एक बंदा ए और बी को मारना चाहता है और वो कॉफी के अंदर जहर मिला के उसको पिला देता है और वो उसकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम के अंदर आता है कि उसकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से, ऐसे ही यही सवाल। वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी कहीं पे सस्पिशियस डेथ होगी, बिलखसूस पॉइजन रिलेटेड, जब आप मेडिकल को या मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को देखेंगे तो जो पॉइजनस डेथ होती है वो बड़ी सिम्टोमैटिक होती है, नाक से झाग आना, मुंह से झाग आना, तो उसी वक्त पंजाब क्राइम सर्कल वाले वहां पे आ जाते हैं और वो पीएफएसए की टीम वहां पे आ जाती है और बॉडी के अंदर से विसराज लेते हैं। वो अपनी एक सुपरफिशियल असेसमेंट करते हैं कि जी हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये डेथ कैसे कॉज हुई होगी, फिर उन विसराज को पीएफएसए में भेजा जाता है। पीएफएसए अपनी साइंटिफिक एवेल्युएशन से ये डिटर्मिनेशन देती है कि ये पॉइजन से डेथ हुई है या जो पॉइजन दिया गया था दैट लेड टू द कॉज ऑफ डेथ, जिसे हार्ट फेलियर हुआ। सो अल्टीमेटली द ट्रिगर पॉइंट वाज व्हाट दैट पॉइजन व्हिच लेड टू हार्ट अटैक, दैट मींस कि वो पॉइजन से डेथ हुई। और मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूं। मैंने अभी रिसेंटली एक केस किया, उस केस के अंदर मियां बीवी दोनों ने सुसाइड कमिट किया। मियां बीवी दोनों ने सुसाइड कमिट करने से पहले रात को वो केएफसी ऑर्डर करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, उनके लिए एम्पल फूड होता है, गाड़ी की चाबी को अलमारी के ऊपर फेंक देते हैं, घर को लॉक करते हैं और सुबह पता चलता है उनकी डेथ हो गई। और आके जब देखा तो नाक से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। ये क्राइम पंजाब क्राइम सर्कल वाले वो आ गए, उसके बाद पीएफएसए की टीम आ गई, उन्होंने सब वैल्यू। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड कि दोनों फैमिलीज की आपस में नहीं बनती, यानी वो जो लड़का लड़की जिन्होंने खुदकुशी की है उनके दोनों के जो रिस्पेक्टिव इन लॉज थे उनकी नहीं बनती। अच्छा, पीएफएसए की टीम ने अपनी एवेल्युएशन वहां पे ये दी कि यस ये सुसाइडल अटेम्प्ट है। पीएफएसए के अंदर विसराज गए, वहां जाके एवेल्युएट किया तो उन्होंने कहा कि जो लड़की ने गोलियां खाई हैं उसकी डेथ बाद में हुई है, जो गोलियां लड़के ने खाई हैं उसकी डेथ पहले हुई। मीनिंग देयर बाय कि पहले लड़के ने खुद खाई है और फिर उसके बाद उसने लड़की को खिलाई। तो जब उन्होंने अपनी डिटेल रिपोर्ट उसके अंदर दी तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो पॉइजन खाया गया था उसने इंपैक्ट इसकी बॉडी पे किया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हुआ, गुर्दे भी उनके किडनीज भी उनके फेल हुए एंड दैट लेड टू डेथ। अल्टीमेटली 302 में ट्रायल चल रहा है, दैट्स प्रोसीडिंग ऑन दैट कोर्स। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द evaluation by the PFSA, whatever the PFSA evaluates, that will be the final thing कि जी आपने इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आपको सस्पिशन है तो आपकी एफआईआर वगैरह आप दे दें और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और पीएफएसए की रिपोर्ट की बेसिस पे सारा कुछ। अच्छा, सर ने कोई 4 दफा ये वर्ड बोला विसरास, कोई बता सकते हैं क्या होता है विसरास? सर आग एक तरफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आग like heart, lungs, the sides, kidneys, there are organs. वेरी गुड। और आपको मजे की बात कहूं कि जब इस तरह का कोई केस हो जिसमें विसरास पीएफएसए को भेजे जाते हैं, जो इर्द गिर्द के जितने भी मटेरियल्स पड़े होते हैं उनके पास, चाय का कप, खाने की कोई चीज, बोतल, वो सब क्रॉस मैच किए जाते हैं जो पेट के विसरास होते हैं उनके साथ, वो भी क्रॉस मैच किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइजन्स भी हैं जो बाय टच आपकी डेथ कॉज करते हैं। सो अभी आपने देखा होगा, ये बहुत सारी डिबेट चलती रही है कुछ अरसे तक कि जी मार दिया जाएगा, ये हो जाएगा, दैट्स अ थिंग, इट हैज बिकम वेरी साइंटिफिक। क्लियर जी? दिस इज कॉल्ड पिक्टोरल डायग्राम।
ये वही रिपोर्ट मार गए। सो कितना टाइम है वापस? ओके ठीक। नाउ वी मूव ऑन टू द, ये कहा चलिए, हाँ इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इसको इंडिया में पंचनामा कहा जाता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट, की कंपोनेंट्स ऑफ एनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट। An inquest report provides a detailed investigation and finding related to the circumstances and the causes. This report plays a very crucial and important role in determining the cause of manner of death, identifying the potential criminal involvement and guiding further legal proceedings. आपने अक्सर देखा होगा, और ये जब चालान आपके पास सबमिट होता है तो पोस्टमार्टम के साथ एक रिपोर्ट मर्ग भी होती है, रिपोर्ट मर्ग भी होती है, जो कि अमूमन नहीं, दैट्स नॉर्मल प्रैक्टिस, इट इज आल्सो ड्राफ्टेड इन उर्दू, जिसके अंदर उसी तरह पोस्टमार्टम की तरह उन्होंने हेडिंग्स भी दी होती हैं, केस डिटेल्स भी दी होती हैं, और एक एक ऑर्गन के बारे में उन्होंने तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शंस उसके अंदर दी होती हैं। The most important is the statement of the witnesses, the circumstances which are related in that for the purpose of evaluation, that what actually happened, what kind of a scientific evidence was evaluated over there, और वो किस तरह उसको लेके चले, किस तरह उसको उन्होंने evaluate किया। इंक्वेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ कुछ और फोरेंसिक एविडेंसेस भी है। पहले हमारे पास केमिकल एग्जामिनर डिपार्टमेंट अलहदा था, सीरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट अलहदा था, बट पीएफएसए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आई, पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी, पीएफएसए जो है, जिसकी अम्ब्रेला के नीचे तमाम के तमाम साइंटिफिक एनालिसिस, जिसमें डीएनए है, जिसमें पॉलीग्राफिक है, जिसमें आपकी सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट है। सो ये तमाम की तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, दैट इज द बाय प्रोडक्ट व्हिच इज found in medical examination of this kind of a report for the further evaluations. So if you look at the report, ये आप इसको जरा ये देखें जी, आपके सामने मुकदमा नंबर, उसके बाद जो रिपोर्ट्स है, जुर्म, थाना, रिपोर्ट मर्ग, गैर तिब्बी बजरिया तशद्दुद, ठीक है, नाम और मुकाम जहां मर्ग वाक़या हुई या नाश बरामद हुई। सो नाश बरामद न्यू हॉस्पिटल के अंदर लाई गई है, बिकॉज व्हेन इट इज डेड देन इट बिकम्स द डेड बॉडी ना। सो दैट इज न्यू हॉस्पिटल। फासला और सिमत इस थाना से जिसके मुताबिक मर्ग वकुआ में आई, नाश बरामद हुई, दैट इज जिस पुलिस स्टेशन के अंदर है। इसको ऊपर नीचे कैसे करें? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जब भी देखे, बात सुने, जब भी कोई मुकदमा वकुआ कमिट होता, जब भी कोई वकुआ कमिट होता, तो उसके बाद द फर्स्ट थिंग जो उसके गवाहान होंगे या रिलेटिव्स होंगे, दे टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। बट हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, आप पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, ज्यादा फोकस उस बंदे की वो रिकवरी के ऊपर वो चला जाता है, वो डिले डैमेज करता है प्रोसिक्यूशन। बट देर आर जजमेंट्स जो इस चीज को एवेल्युएट भी करती है, और वो कहती हैं कि उस वक्त वो उनको देखें या ये लिटिगेशन की तरफ जाए, तो वो जस्टिफाई भी करती है। बट समटाइम्स वो बहुत सारी जजमेंट है जो विच गोज द अदर वे। सो दीज आर द डिटेल्स विच आर इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग दिस। जेंडर, नाम, बल्दियत, कौमियत, सुकूनत व मुतवफ़ी, ये तमाम गवाहान yes. So but basically the report मर की बनी ना, when it's dead. So, फर्ज करो आप अगर जख्मी हालत में लेके गए हो हॉस्पिटल के अंदर, तो देन एमएलसी, एमएलआर आपका बनेगा, मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनेगी, मेडिकली the person who's come to the injuries is when dead, then comes these reports, जिसमें पोस्टमार्टम आ गया आपका, उसके बाद अच्छा ये that does not mean के जो जख्मी हालत में है उस वक्त भी बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस मौके से खौल मिले हैं, उसके बाद मिट्टी खून आलूद उठाई है जहां से उसको मैच किया है, ह्यूमन ब्लड है, उसके बाद क्या कहते हैं कोई और वहां से उन्होंने एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया। सो बट व्हेन द पर्सन इज डेड, तो उसके बाद पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट रिपोर्ट की डिटेल्स आती हैं विच
अच्छा, अब ये कानून शहादत की बहुत डिटेल वाली कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मैनर्स हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस है आपके पास। आपको बताऊं, कानून शहादत और हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, पुलिस ऑर्डर के अंदर खोजी की भी एक है वो एविडेंस है। एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, वो खोजी भी हो सकता है, वो पुलिस वाले भी हो सकते हैं, फिर एक खुरा लगाने वाले भी होते हैं। सो इट ऑल वेरीज सर्कमस्टांसेस और केस टू केस हाउ इट प्रोसीड। क्लियर? हाँ, वो पुलिस ऑर्डर के अंदर बकायदा उनको डिफाइन किया गया। सही कंक्लूजन पर ये तो पावरपॉइंट दे देना। अच्छा जी, सो फाइनली टू कंक्लूड टुडेज सेशन, बसद एहतराम ज़िशान साहब के दीवानी वकालत में, कॉर्पोरेट वकालत में, कमर्शियल वकालत के अंदर यू आर बाउंड बाय द प्लीडिंग्स, यू आर बाउंड बाय द प्रोसीजर। आपका हर स्टेप माइक्रो डिफाइंड जाता है दीवानी के अंदर और रेलेवेंट लॉज के अंदर। फौजदारी वकालत के बारे में ये कहा जाता है कि इफ यू आर not in a position to think on your foot, don't pursue it. और हम लोग जो फौजदारी वकील हैं, we take a little privilege to be considered as much refined in the skill, क्योंकि हमारे पास वो हदूदो कयूद नहीं है जो दीवानी साइड की प्रैक्टिस के अंदर होती है। So it's all at the end of the day a game plan you make for your client to represent him in a court of law, number one. Number two, फौजदारी वकालत के बारे में अगर आप में से कभी मौका मिले किसी को, नईम बुखारी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे और मल्टीलिंगुअल है, जब वो बोल रहे हो अपने आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दफा एक इंसिडेंट कोट किया और जिस बंदे का उन्होंने नाम लेके इंसिडेंट कोट किया वो एक स्टॉलवर्ड था फौजदारी लॉ में, दैट वाज एजाज बटालवी साहब। तो वो कहते हैं एजाज बटालवी साहब फौजदारी कानून के बारे में कहा करते थे कि if you want to pursue a फौजदारी practice, criminal practice, control the facts, law will take its own course. So फौजदारी वकालत के लिए आपका अपने फैक्ट्स के ऊपर अबूर रखना बहुत जरूरी है। और एक स्टेटमेंट जो मैं बहुत जहां भी जाता हूं, और आप सारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन में आगे जाके सर्व करना है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, यू विल नेवर लर्न अनटिल अनलेस यू आर विलिंग टू अनलर्न व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो उसके साथ एक और फिक्र आपको एक सेंटेंस देके जाता हूं, वो ये है, देयर इज नथिंग एक्सपेंसिव देन अ चीप लॉयर, नेवर बिकम अ चीप लॉयर, बिकम द प्रोफेशनल लॉयर। फौजदारी वकालत करो, दीवानी करो, कॉर्पोरेट करो, ट्रांजैक्शनल करो, इन हाउस करो, बट नेवर बिकम अ चीप लॉयर, बिकॉज चीप लॉयर्स आर मोर एक्सपेंसिव। खराब किए हुए मुकदमे जब किसी वकील के पास आते हैं वो ज्यादा डैमेज करते हैं जो कि उनके केस के अंदर नहीं होता। सो आप लोगों ने इस प्रोफेशन के अंदर, अहमद कयूम साहब, ज़िशान वगैरह, दे आर डूइंग देयर सर्विस। आई एम टेलिंग यू, दे आर द बिजिएस्ट लॉयर्स ऑन देयर रेलेवेंट साइट्स। और इतनी गर्मी में इधर बैठे में ओनली वन थिंग, द वन सिंगल एजेंडा, टू प्रोड्यूस गुड लॉयर्स। और जिस किस्म की स्किल बाहर दी जाती है, जिस किस्म की आपको ट्रेनिंग बाहर दी जाती है, दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू दैट इन दैट रिगार्ड। सो